हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जेके स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो भी हमारी अगली वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे फ्रांस की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? तो आपका सही आंसर होगा लुई 16वीं की शासन व्यवस्था वहाँ पर फ्रांस की क्रांति के समय थी, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ लुई 16वां जो था, 16वीं की जो शासन व्यवस्था थी उसकी व्यवस्था सारा लुई 16वीं के हाथों में था, जिसकी ये व्यवस्था चली थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस की क्रांति का एक प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की जो क्रांति थी उसका प्रमुख कारण क्या था? तो आप इनमें से आपका प्रमुख कारण था निरंकुश राजवंश। फ्रांस की क्रांति का एक प्रमुख कारण था क्योंकि वहाँ पर निरंकुश राजवंश जो थी वो ज़्यादा सुचारू रूप से प्रमुख हो गया था, जिसके कारण फ्रांस में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत जोर शोर से हो गई और इसका विरोध होने लगा निरंकुश राजवंश का। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए कि फ्रांस की राज क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था फ्रांस की राज क्रांति? तो 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और क्यों हुआ था? तो निरंकुश राजवंश की मनमानी और उनके अत्याचार के कारण ये फ्रांस की राज क्रांति 1789 ईस्वी में शुरू हुआ। ठीक है, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस की क्रांति में किन प्रमुख दार्शनिकों का योगदान था? तो आपका सही आंसर क्या होगा? फ्रांस की क्रांति में किन प्रमुख दार्शनिकों का योगदान था? तो आइए देखते हैं। तो फ्रांस की राज क्रांति में आपको इन चारों दार्शनिकों को योगदान था। किनको? तो इन चारों। तो कौन कौन? तो मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो और दिदरो, ये चारों जो दार्शनिक थे ये इनका इसमें महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए आपका ऑप्शन इसमें सभी होगा। क्या होगा? सभी। ठीक है, इसमें आंसर विकल्प नहीं दिया हुआ है, मिस्टेक से छूट गया होगा दोस्तों, मगर ये आपका सभी। फ्रांस की क्रांति में इन चारों दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान था। अपनी पुस्तकों और कविताओं के द्वारा लोगों को ये बढ़ चढ़ के फ्रांस की क्रांति में भाग लेने के लिए उत्साहित किए थे। ठीक है, इसलिए आपका आंसर होगा सभी। क्या आंसर होगा दोस्तों? तो सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक अनुबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो आपका सही आंसर होगा रूसो। रूसो ने सामाजिक अनुबंध नामक एक पुस्तक लिखा था, उसकी रचना रूसो ने किया था, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। किसे फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा सेंट साइमन को। सेंट साइमन को फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है। सेंट साइमन जो थे वो फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है। इन्होंने इसका एक नींव डाली थी फ्रांस में, इसलिए इन्हें यहाँ पर इनको सेंट साइमन को फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक कहा जाता है। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया? तो आपका सही आंसर होगा जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने फ्रांस की क्रांति के समय किया था। ये जो एक बहुत बड़े समाज सेवक थे जिसने फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व फ्रांस की क्रांति के समय इन्होंने किया था। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो आपका सही आंसर होगा
1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना किया गया था। कब किया गया था लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना? तो 1884 ईस्वी में। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में किन दार्शनिकों ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो आपका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी, बी, ए, बी, सी सभी आंसर हो गए कि फ्रांस की क्रांति में इन तीनों दार्शनिकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने। ठीक है, इन तीनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिए थे फ्रांस की क्रांति में। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थन कौन था? फ्रांस में जो प्रजातंत्रात्मक शासन था उसकी पद्धति का समर्थक कौन था? इनमें से इन सभी के इसका समर्थक रूसो थे। रूसो ने फ्रांस की क्रांति के समय प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था पद्धति की शुरुआत किया था और इसका बहुत जोर शोर से समर्थन किया था। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। नेपोलियन को कहाँ और किस स्थान पर शत्रुओं से शिकस्त खानी पड़ी थी? तो आपका सही आंसर होगा वाटरलू नामक स्थान पर नेपोलियन को अपने शत्रुओं से शिकस्त खानी पड़ी थी। ठीक है, वाटरलू जो है वो बेल्जियम देश में स्थित है। ठीक है, और ये सेंट हेलेना द्वीप पर स्थित है। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, नेपोलियन जो वाटरलू का जो युद्ध हुआ था वो 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? इसे याद रखना, वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में नेपोलियन की बुरी तरह से हार हुई थी। ठीक है, ये आप याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। नेपोलियन की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो नेपोलियन की मृत्यु जो हुई थी वो आपको सेंट हेलेना द्वीप नामक द्वीप पर हुआ था। ठीक है, वाटरलू के युद्ध के बाद सेंट हेलेना द्वीप पर क्या हुआ था? नेपोलियन की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी दोस्तों? तो सेंट हेलेना द्वीप पर। इसे याद रखना। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। नेपोलियन के पिता का नाम फिलिप था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह किसका कथन है? तो आप सबको पता होगा दोस्तों, ये कथन वोल्टेयर की है। किसकी? तो वोल्टेयर की। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। वोल्टेयर ने यह कथन दिया था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यानी जैसे कि 100 चूहे शासन करेंगे उससे अच्छा एक सिंह शासन करे, यानी कि सिंह के जैसे एक राजा शासन करे वो 100 चूहे के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने कराया था? तो आपका सही आंसर होगा लुई 14वां। लुई 14वां ने वर्साई के शीश महल का निर्माण अपने शासनकाल में लुई 14वां ने कराया था। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में लुई 16वां कब फ्रांस की गद्दी पर बैठा था? इनमें से आपका राइट आंसर होगा 1774 में लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा था और वो वहाँ का राजा बना था। कब? तो लुई 16वां 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा और वहाँ का शासक बन गया। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। लुई 16वां की पत्नी एंतवानेट कहाँ की राजकुमारी थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रिया की। लुई 16वां की जो पत्नी थी एंतवानेट जो थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, जिससे के साथ लुई 16वां की विवाह हुआ था। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। लुई 16वां को किस अपराध के कारण फांसी दी गई थी? तो आपका सही आंसर होगा
दोस्तों देशद्रोह के कारण लुई 16वां को फांसी पर लटका दिया गया था, जिसने लुई 16वां ने अपने देश के साथ ही गद्दारी की थी, देशद्रोह के षड्यंत्र रचने लगा था, जिसके कारण उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया था देशद्रोह करार करके। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा नेपोलियन को। नेपोलियन को फ्रांस की आधुनिक निर्माता के नाम से जाना जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न अधिकतर आपको प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों, याद रखना। निम्न में फ्रांस एवं प्रशा का बीच सेंडान का युद्ध कब हुआ? तो आपका सही आंसर होगा 15 जुलाई 1870 को। 15 जुलाई 1870 ईस्वी को फ्रांस और प्रशा के बीच एक सेडान का युद्ध होता है। वो 15 जुलाई 1870 ईस्वी में शुरू होता है। ठीक है, कब होता है सेडान का युद्ध? 15 जुलाई 1870 और फ्रांस और प्रशा के बीच। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। नेपोलियन तृतीय प्रशा के आगे कब आत्मसमर्पण किया? नेपोलियन तृतीय जो था वो प्रशा के आगे जो सेडान का युद्ध हुआ था उसके अनुरूप ये कब आत्मसमर्पण किया था नेपोलियन तृतीय के आगे? तो 1 सितंबर 1870 ईस्वी में। 1 सितंबर 1870 ईस्वी में ये नेपोलियन तृतीय जो था प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। कब? तो 1 सितंबर 1870 को। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में टेलर्स और इंग्लिश किसकी रचना है? निम्नलिखित में टेलर्स और इंग्लिश किसकी रचना है? तो आपका सही आंसर होगा वॉल्टेयर की। वॉल्टेयर ने 2 रचनाएं की थी, जिसमें टेलर्स और इंग्लिश इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? निम्न में कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? तो आपका सही आंसर होगा मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू ने कानून की आत्मा नामक पुस्तक की रचना किया था मॉन्टेस्क्यू ने, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? निम्न में स्टेट्स जनरल अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा 5 जून 1789 ईस्वी को स्टेट जनरल के अधिवेशन की शुरुआत हुई थी, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति का देन है? तो दोस्तों आप सबको पता होगा ये फ्रांस की राज क्रांति की देन है। ठीक है, और यहीं से ये समानता और स्वतंत्रता और बंधुत्व की नारा की शुरुआत हुई थी और इसका जोर शोर से पूरे फ्रांस में इसका प्रचार हुआ और ये क्रांति जोर शोर से चरम सीमा पकड़ लिए थे, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? दोस्तों ये पता होगा आपको कि माप तौल और दशमलव प्रणाली की देन ये फ्रांस की है। फ्रांस से ही हमें पता चलता है कि माप तौल और दशमलव प्रणाली जो भी है वो फ्रांस की राजक्रांति फ्रांस की देन है। फ्रांस से ही हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।